सो वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2 ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूछा हो, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कनेक्टिंग कंटेनर। तो आपको कॉन्सेप्ट बताया था n1 प्लस n2 प्लस n3 की वैल्यू n1 डैश प्लस n2 डैश प्लस n3 डैश के इक्वल कर देते हैं। कनेक्टिंग कंटेनर का प्रॉब्लम क्या से सॉल्व करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स के साथ। तो पहली वाली इक्वेशन के लिए मोल्स लिखेंगे तो इट इज 2.13 इंटू इट्स वॉल्यूम 1.5 बाय RT। ध्यान से देखो, उसने लिखा हुआ है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो बाई RT लिखो या नहीं लिखो तो कट ही जाएगा बाद में। प्लस अगले वाले कंटेनर के लिए 0.861 इंटू 1/RT, तीसरे वाले कंटेनर के लिए 1.15 इंटू 2/RT। बाद में जब सारे कंटेनर कनेक्ट कर देंगे तो सबके लिए प्रेशर सेम हो जाएगा और वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगा, तो वॉल्यूम विल बी 1.5 प्लस 1 प्लस 2/RT। पूरे क्वेश्चन से RT कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके प्रेशर निकालेंगे तो 2.13 इंटू 1.5 प्लस 0.861 इंटू 1 प्लस 1.15 इंटू 2 बाय टोटल वॉल्यूम लिख दीजिए 1.5 प्लस 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द टेम्परेचर एट विच 5 मोल्स ऑफ SO2 विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम ऑफ 10 liters at a pressure of 15 atmosphere using water wall constant A and B this। तो आपको वॉन्टर वाली इक्वेशन लगानी है, तो वॉन्टर वाली इक्वेशन होती है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। प्रेशर दिया है 15 ATM, ए की वैल्यू 6.71 इंटू नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 5, सो 5 स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर्स, उसका स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इज 10 माइनस नंबर ऑफ मोल्स 5, बी की वैल्यू दे रखी है 0.0564 इज इक्वल टू 5 इंटू आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टी। यहाँ से सॉल्व करके टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए कर लो। दिस कम्स आउट टू बी क्लोज टू 395.3 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नन हटा के 365.85 लिखो तो अपना इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलो देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वेरीज विद द डेंसिटी एज। तो अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है URMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3P/D। तो उसने कांस्टेंट प्रेशर कर दिया आपके लिए, तो 1/√D के साथ वेरी कर देंगे। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वेरिएशन 1/√D के साथ आ जाएगा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाना था। बट ध्यान रखना है इसमें कि प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर और डेंसिटी वेरी करा रहा हो तो उसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकता। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन द compression factor या compressibility factor for a 1 mole of van der Waals gas at 0 degree Celsius and 100 atmospheric pressure is found to be 0.5, assuming that volume of the gaseous molecule is negligible, calculate the van der Waals constant A। तो देखो हमारा फॉर्मूला होता है Z की वैल्यू को लिखना शुरू करो। तो Z की वैल्यू आती है 1 प्लस बी माइनस ए बाई RT टाइम्स 1/VM प्लस बी स्क्वायर बाई VM स्क्वायर, ऐसे करके आगे लिखते चले जाते हैं। उसने बोला हुआ कि वैल्यू ऑफ बी जो है वो नेग्लिजिबल है, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल है। तो अगर हम बी के टर्म को निग्लेक्ट कर दें तो यहाँ से Z की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए बाई VMRT। ठीक है, Z की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ए बाई VMRT। अब आपको Z तो दिया है बट आपको टर्म कौन सा लाना है, प्रेशर का। तो आपको एक और रिलेशन पता है Z इज इक्वल टू PVM बाई RT। तो यहाँ से VM की वैल्यू निकालोगे तो आएगा ZRT बाई P। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो इक्वेशन बन जाएगी Z इज इक्वल टू 1 माइनस ए बाय ZRT स्क्वायर इंटू P।
अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ से z की वैल्यू दे रखी है 0.5, 1 माइनस ए निकालना है आपको, p की वैल्यू 100 एटमॉस्फेयर, z की वैल्यू 0.5, और आर टी के लिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 0.0821 इंटू 273 स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करके ए निकालना है। अब 0.0821 का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली पता है आपको 22.4, तो उसको सीधे 22.4 लिख के ए सॉल्व कर लो। यहाँ से ए सॉल्व करेंगे अगर हम, तो दिस कम्स आउट टू बी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 22.4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये सॉल्व करिए तो आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए सॉल्व होकर ए की वैल्यू 1.253 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज 400 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी एट द सेम टेम्परेचर। तो बस फॉर्मूला लगाना है, यू एवरेज की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 8 आर टी बाई पाई एम। ये वैल्यू अपने को 400 मीटर पर सेकंड दे रखी है, तो अगर हम यहाँ से रूट ऑफ आर टी बाई एम की वैल्यू निकाल लें तो आ जाएगा रूट ओवर पाई बाई 8 इंटू 400। और अगर हमें यहाँ से यू आर एम एस निकालना है तो दैट वैल्यू इज अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम। तो ये वैल्यू लिखेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, रूट ऑफ पाई बाई 8 लिखेंगे इंटू 400, इतने मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो इतनी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। अब ध्यान से देखो कि आरएमएस स्पीड एवरेज स्पीड से ज़्यादा होती है और ज़्यादा वाली एक ही वैल्यू लिखी हुई है, सर्टेनली इसका आंसर बी ही आएगा, बिना सॉल्व करे भी लिखा जा सकता है। तो ये 434 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज एवरेज स्पीड से आरएमएस स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है डिफॉल्ट। तीनों वैल्यूज एवरेज स्पीड से कम लिखी हुई है, तो उसका आंसर सर्टेनली बी ही आना था। देयर वाज नो नीड टू सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 तो आपको क्लास में बताया हुआ है, तो क्वेश्चन नोट्स में देख लीजिएगा, एक्सरसाइज मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 पूरा नोट्स में बताया हुआ मैंने एग्जैक्ट आपको, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो लिखा है रेशियो ऑफ मीन स्पीड टू आरएमएस स्पीड। तो अगर हम यू एवरेज अपॉन यू आरएमएस लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 8/3 पाई, बाकी आर टी बाई एम तो कट जाएगा। तो इससे पता चल रहा है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर करेक्ट है। अगले केस में लिखा है द स्क्वायर ऑफ मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मीन स्क्वायर स्पीड एट द सर्टेन टेम्परेचर। ये गड़बड़ दिया हुआ है। एवरेज स्पीड का स्क्वायर जो है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड नहीं होता, ध्यान से देख लो। जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn बाई n, और जो आरएमएस स्पीड का स्क्वायर होता है वो एक्चुअली होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस अप टू vn स्क्वायर बाई n। तो ध्यान से देखो, अगर हम एवरेज स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो वो चीज़ रूट मीन स्क्वायर स्पीड के इक्वल नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पूरे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर होगा, एक एक फैक्टर स्क्वायर नहीं होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया बी। इसका लिखा है मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ये सही है, 3/2 RT लिखते हैं। लास्ट में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द आरएमएस स्पीड एंड मीन स्पीड एट अ टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस डिमिनिश्ड as larger as and yet larger molar masses are considered. The difference between RMS speed and mean speed of at any temperature of different gases diminished as larger and yet larger molar masses are considered. तो उसमें देखो डिफरेंस लिखना है आपके लिए बेसिकली। तो अगर हम यू आर एम एस लिखेंगे तो इसको आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का उससे समझ लो कि अगर हमने ये ऐसे ग्राफ लिखा है माइनस डी एन यू बाय यू टाइम्स डी यू अगेंस्ट यू, तो ये एक मॉलिकुलर मास के लिए गैस के लिए m1 के लिए दिया हुआ है। ये दूसरा मॉलिकुलर मास लिखेंगे m2। तो उसने बोला हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन आरएमएस स्पीड एंड मीन स्पीड, तो ये आपका देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। इसके बाद ये आपकी आरएमएस स्पीड है, और सॉरी एवरेज स्पीड है, और ये आरएमएस स्पीड है। और इसके बाद यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, फिर आरएमएस एवरेज स्पीड आएगा और फिर आरएमएस स्पीड आएगा। तो आपको मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाता है तो जिन जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा होती है उनका नंबर बढ़ जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन आरएमएस स्पीड और मीन स्पीड जो देखेंगे, अगर हम
किसी एक गिवन टेम्परेचर पर स्टडी कर रहे हैं डिफरेंट गैसेस के लिए, तो येट लार्जर मोलर मासेस आर कंसीडर्ड, तो उसमें जितना ज़्यादा मॉलिकुलर मास ज़्यादा होगा गैप उतना छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 3RT/m है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% दे रखी है, तो वाटर का जितना वेपर प्रेशर होगा उसका 75% पार्शियल प्रेशर होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर हो जाएगा 30 इंटू 0.75, और इसकी आपको डेंसिटी लिखनी है तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, सॉरी डेंसिटी निकालना है तो पीएम इक्वल टू डीआरटी लगाओ डायरेक्ट। तो यहाँ से अगर हमें डेंसिटी निकालना है तो वील अप्लाई फॉर्मूला पीएम इज इक्वल टू डीआरटी, प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, वाटर का मोलर मास, डेंसिटी ऑफ वेट एयर पूछा ना, तो मोलर मास ऑफ एयर दे रखा है 29, डेंसिटी आपको निकालनी है, आर की वैल्यू दे रखी है 0 वैल्यू ऑफ आर है 0.0821, और टेम्परेचर यूज करेंगे 300 केल्विन। अच्छा, प्रेशर जो होगा उसमें वाटर का प्रेशर और ऐड कर देंगे, तो उसने बोला हुआ है ह्यूमिडिटी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर की वजह से है, और उसमें वाटर का प्रेशर और ऐड कर दो, तो वाटर का प्रेशर कितना हो गया 30 इंटू 0.75 टॉर, ऐड कर दो इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में एक्चुअली मोलर मास ऑफ एयर दिया था, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मोलर मास ऑफ हम ड्राई एयर ही एज्यूम करेंगे, वेट एयर नहीं मानेंगे इसको, तो यहाँ पे अच्छा हो तो क्वेश्चन में ऐड कर लो इस चीज़ को, मोलर मास ऑफ ड्राई एयर दिया हुआ है एक्चुअली में। तो अगर हमने 1 लीटर एयर, पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर तो आपने निकाल ही लिया, दैट इज 30% ऑफ 75% ऑफ 30 mm मर्करी या 30 टॉर, ये प्रोसेस आ जाएगा 22.5 टॉर, ये वाटर की वजह से प्रेशर है। टोटल प्रेशर 180 m है, तो ड्राई एयर का प्रेशर निकल आएगा 760 माइनस 22.5 बाई 760। 1 लीटर एयर के अंदर एयर के मोल्स निकालो, ये आपके मोल्स ऑफ एयर आ गए ड्राई एयर, उसके बाद इसमें इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से हमने वाटर के मोल्स निकाले सॉल्व करके, पीवी इक्वल टू एनआरटी से वाटर का मोल्स लगा के, ये मोल्स ऑफ वाटर आ गए हमारे पास। इसके बाद मोल्स ऑफ एयर में एयर के मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, और मोल्स ऑफ वाटर में वाटर के मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, और वॉल्यूम तो 1 लीटर था, ये एग्जैक्ट डेंसिटी आ जाएगी, दिस कम्स आउट टू बी 1.164 ग्राम पर लीटर। इस क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन करके प्रॉपर्ली सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 given, if the intermolecular forces vanishes away, the volume occupied by the molecules contained in 4.5 kg water at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure is given by, तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वैनिशेस अवे मतलब ए का फैक्टर निग्लेक्ट कर देना है, तो हमारी जो वॉन टू वॉल इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी पी इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो वी माइनस पी इक्वल टू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी अप्लाई कर देंगे। प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर दिया है, वी एम माइनस बी निकाल लो पहले, तो वी एम माइनस बी सॉल्व होकर 22.4 लीटर आ गया। हम मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे तो 250 आ गए, तो 1 मोल के लिए जो वॉल्यूम था वो 22.4 लीटर था, तो 4.5 kg के लिए सॉल्व करेंगे तो 5.6 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 इट्स गिवन, RMS velocity of nitrogen and oxygen molecules are same at two different temperature and same pressure, then, तो देखो आपको RMS स्पीड उसने बोला हुआ है दो अलग अलग टेम्परेचर पे सेम वैल्यू दे रखी है, तो RMS स्पीड होती है VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। तो अगर हम इसको नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 3RT1/28, और अगर यही चीज़ ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3RT2/32। पहले केस में लिखा है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल विल आल्सो बी सेम, सही है, क्योंकि फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 8RT/m बनेगा, तो अगर अंडर रूट ऑफ 3RT/m सेम है तो अंडर रूट ऑफ 8RT/m भी सेम आ जाएगा। डेंसिटी ग्राम पर लीटर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आल्सो सेम, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से VRMS की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3P/T। अब RMS स्पीड सेम है और प्रेशर भी सेम है, तो डेंसिटी भी सर्टेनली सेम आएगी, ये भी करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस इज आल्सो इक्वल। अब देखो प्रेशर सेम है और टेम्परेचर डिफरेंट है, तो मोल सेम होने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो मोल सेम नहीं हो सकते। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज आल्सो इक्वल, ये ठीक है, क्योंकि वी मोस्ट प्रोबेबल फिर से लिखेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 2RT/m आएगा, तो अगर अंडर रूट ऑफ 3RT/m सेम है तो अंडर रूट ऑफ 2RT/m भी सेम आ जाएगा, तो इसका आंसर A B D हो जाना है। नंबर ऑफ मोल्स आप समझ गए, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे,
तो अगर प्रेशर सेम है और टेम्परेचर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। 25 में लिखा है द प्रेशर ऑफ द गैस कंटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज बाय 20% व्हेन हीटेड बाय 273 डिग्री सेल्सियस देन इट्स इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी। फिर से वही सॉल्विंग करनी है सीधे सीधे। तो उसने बोला हुआ है कि देखो आपका जो वेसल है उसका प्रेशर 20% इंक्रीज कर गया, तो इनिशियल प्रेशर अगर हम पी नॉट एज्यूम कर लें तो फाइनल प्रेशर 1.2 पी नॉट हो गया। इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट एज्यूम कर लो और फाइनल टेम्परेचर उसने बोला है 273 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया है, तो फाइनल टेम्परेचर हो गया टी नॉट प्लस 273। बस इसके बाद आपको दिया हुआ क्लोज वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम लोग ये लॉ अप्लाई कर देंगे पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी एफ बाई टी एफ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पी नॉट बाई टी नॉट इज इक्वल टू 1.2 पी नॉट बाय टी नॉट प्लस 273 करेंगे, टी नॉट यहाँ से कट जाएगा, टी नॉट प्लस 273 की वैल्यू 1.2 टी नॉट आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टी नॉट की वैल्यू 273 बाई 0.2 कैल्विन, ये अपना आंसर होगा। ये कैल्विन में आंसर आएगा, बाद में डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। यहाँ से जो टेम्परेचर टी नॉट आ गया वो कैल्विन में आ गया, उसी को डिग्री सेल्सियस में रिपोर्ट कर लेना। कर लोगे तो कैल्विन के हिसाब से 1365 कैल्विन आ रहा है, तो 1365 कैल्विन को डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 1092 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में लिखा है टू फ्लास्क A and B have equal volume. Flask A contains hydrogen at 600 Kelvin, while flask B have same mass of CH4 at 300 Kelvin. Then choose the correct options. तो देखो दोनों गैसेस के लिए मास सेम दिया है, तो पहले मोल्स लिख लो। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो ये x/2 आ जाएगा, मोल्स ऑफ CH4 लिखेंगे तो ये x/16 आ जाएगा। सबसे पहले मोल्स रिपोर्ट करें हमने। मोल्स के बाद नेक्स्ट रो पे उसने देखो टेम्परेचर दे रखा है, तो हाइड्रोजन के लिए टेम्परेचर दे रखा है 600 केल्विन और इसके लिए टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है। अब बाकी फैक्टर्स कंपेयर कर लें, तो हम सबसे पहले यहाँ के लिए प्रेशर निकालेंगे। अगर लेट से P1 ये आ जाएगा nRT/V, तो x/2 इंटू आर इंटू टी बाई वी। उसके लिए प्रेशर P2 लिखेंगे, ये आ जाएगा x/16 इंटू आर इंटू 300/V। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। तो यहाँ से P1 की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा 300 RX/V और 300 RX/V की जगह अगर P1 लिखेंगे तो यहाँ से P2 की वैल्यू P1/16 आ जाएगी सीधे सीधे। अब पूछा है फ्लास्क A हैज द मॉलिक्यूल्स मूव्स फास्टर देन B। तो अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि इससे आपको पता चल गया कि गैस जो है हाइड्रोजन उसका प्रेशर ज़्यादा है, और अगर हाइड्रोजन का प्रेशर ज़्यादा है तो अगर हाइड्रोजन का प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका जो मोमेंटम चेंज हो रहा होगा वो ज़्यादा हो रहा होगा। हाइड्रोजन का मास कम है तो सर्टेनली वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी मोमेंटम चेंज ज़्यादा आएगा। तो उसने लिखा है फ्लास्क ए हैज़ द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन बी, ये करेक्ट हो गया। उसके बाद लिखा है फ्लास्क ए कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन बी, ये भी सही हो गया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के ज़्यादा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x/2 इंटू Na, और यहाँ से नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स अगर निकालेंगे ये वैल्यू आ जाएगी x/16 इंटू Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन भी CH4 से ज़्यादा है, दैट्स वाई ऑप्शन A एंड C करेक्ट हो जाएगा। जिस गैस में प्रेशर ज़्यादा होगा उसमें मोमेंटम चेंज ज़्यादा आएगा। मोमेंटम चेंज होता है मास इनटू स्पीड। अब जिसके लिए मास ज़्यादा आएगा उसकी जिसका जिसका मास कम है उसी का मोमेंटम चेंज ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आरएमएस स्पीड से बेटा इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आरएमएस स्पीड टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब उसमें मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो रहा है। ठीक है, और तो चाहो तो आप स्पीड से कोई भी एक स्पीड निकाल लोगे तो उससे भी कंपेयर हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हो। 26 में किसी भी एक स्पीड के लिए चेक कर लोगे तो भी काम बन जाएगा। अदरवाइज प्रेशर से कंपेयर करोगे तो सबसे कंफर्टेबल रहेगा, कितनी भी गैसेज आए सब कंपेयर हो जाएंगे इससे।
अदरवाइज सबसे अच्छा तरीका ये भी था, सही बोल रहा हूँ, आप आरएमएस स्पीड या कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीड का फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ RT/m, टेम्परेचर पता है, मोलर मास पता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि किसकी स्पीड ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो भी एक स्पीड ज़्यादा आएगी उससे सब ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, समझ गया ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है, विद रेफरेंस टू द अबव ग्राफ चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो 27 में देखो हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो पॉइंट ए से बी की तरफ जाने में ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, इधर टेम्परेचर वाला प्लॉट है। तो अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से डॉटेड लाइन से देखें तो इस वाली कंडीशन पे देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस वाले पॉइंट पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब पॉइंट ए से इस पॉइंट सी तक टेम्परेचर सर्टेनली राइज कर रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर भी राइज करेगा। तो पॉइंट ए से सी जाने में प्रेशर इंक्रीज करेगा पहले। ठीक है, यहाँ था ओके। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे तो ए और बी के बारे में पूछा हो तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन कांस्टेंट टेम्परेचर की है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। यहाँ से आप सर्टेनली बता सकते हो कि पी ए विल बी ग्रेटर देन पी बी, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर में वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब प्रेशर कम होता है। तो बी का प्रेशर कम होगा, ए का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी तो डायरेक्ट समझ आ गया। अब प्रेशर के केस में बताना है कि पहले बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो हमने देखा पॉइंट ए से सी जाने में, तो आपको पता है पॉइंट ए का प्रेशर ज़्यादा है और बी का कम है, तो उसका मतलब सर्टेनली ए से बी जाने में ओवरऑल तो प्रेशर डिक्रीज आया होगा, ये तो कंफर्म है। अब आप इसमें देखो पॉइंट ए से सी जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसका मतलब पहले प्रेशर इंक्रीज कर रहा है बाद में डिक्रीज कर रहा है। तो उसका आंसर हम लोग बी एंड सी रिपोर्ट कर देंगे। समझ आया, पॉइंट ए से सी जाने में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और ए से बी में तो आपको सर्टेनली समझ में आ रहा है कि ए से बी जाने में तो डिक्रीज हो ही रहा है। तो ए से सी इंक्रीज हुआ और ए से बी डिक्रीज हुआ, तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखें। 29 में लिखा है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 molecules is 0.0107 liters. If 220 gram of CO2 is placed in 10 liter of container, the free space available by the molecules to move around it. तो देखो फ्री स्पेस का मतलब होता है V माइनस एन पी निकालना है आपको, ये वैल्यू चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल गिवन है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा 220/44 यानी कि 5। यस सो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ 5 मोल मॉलिक्यूल्स अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0.0107। अब यहाँ से अगर एन बी की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है बी। एन इंटू 4 पाई आर क्यूब इंटू एन ए, ये होता है एक्चुअली। तो उसका मतलब इस वैल्यू को 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो एन बी की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 0.0107। बस अब यहाँ से अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे वी माइनस एन बी, तो ये वैल्यू 10 लीटर माइनस 0.0107 इंटू 20 आएगा। उसको सॉल्व करिए तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो उसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान देना था कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है वो एक्चुअली में गैसेस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम का 4 टाइम्स होता है। ये सॉल्व होकर 9.7860 लीटर्स आ जाएगा। सो आंसर विल बी डी। ठीक है, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसे छोड़ दो, बाद में करेंगे। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। देखो इसमें क्या थोड़ा सा इंटीग्रेशन इट्स गिवन अंडर अ गिवन कंडीशन इट इज फाउंड दैट टू separate gases diffuses out of a two separate container in a such a way that they allow follows the equation dn by dt is minus k1 and dn by dt is minus k2n। k1 की वैल्यू 6.93 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स दे रखा है और k2 की वैल्यू 6.93 इंटू 10 पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स दे रखा है। जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन इन द कंटेनर है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आफ्टर अ गिवन इंटरवल फॉर गैस ए।
तो इसमें देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन करो। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखें डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वन एन, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी एन बाई एन इज इक्वल टू माइनस के वन डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में एन नॉट, फाइनली एन एज्यूम कर लो। और टाइम जो चेंज करा रहे हैं हम, वो कुछ जीरो से टी चेंज कर लो। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एल एन ऑफ एन नॉट बाई एन इज इक्वल टू के वन टी, राइट। अब यहाँ पे देखो एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसे ही दूसरा वाला केस सॉल्व करेंगे, वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्म आएगा, के वन की जगह के टू आएगा। अगर हम अज्यूम कर लें कि जो एन की वैल्यू है फाइनली एन नॉट बाई टू हो गई, मतलब आधा हो गया, तो ये वैल्यू सॉल्व होकर लिखेंगे तो आ जाएगा एल एन ऑफ टू इज इक्वल टू के वन, और इस आधे वाले को टी हाफ मान लेते हैं सपोज करें। तो यहाँ से टी हाफ की वैल्यू जो सॉल्व होकर आएगी वो आएगी एल एन टू बाई के वन, और एल एन टू की वैल्यू होती है 0.693, और के वन की वैल्यू आपको दे रखी है 6.93 इंटू 10⁻⁻3। उसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 सेकेंड्स आ जाएगा। तो उसका मतलब इस गैसेस मॉलिक्यूल के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो हर 100 सेकेंड में आधे होते जाएंगे, ये तो मतलब हुआ। तो अगर हर 100 सेकेंड में आधे होंगे तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा फिट हो रहा है, सी। क्योंकि आधा होने में जो टाइम लग रहा है वो फिक्स हो रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर वन था तो वन को हाफ होने में जितना टाइम लगेगा, फिर हाफ को 1/4 होने में जितना टाइम लगेगा, 1/4 से 1/8 होने में जितना टाइम लगेगा, दैट इज फिक्स 100 सेकेंड्स। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग द सीक्वेंस ट्रू एंड फॉल्स। It's given time required for 1 mole of gas 1 to get reduced to half of its original, and that of gas 2 to reduce to half of original is independent of initial moles of gas 1 and 2। एकदम करेक्ट, क्योंकि देखो इसका आधा होने में टाइम 100 सेकंड लगा, ऐसे ही दूसरे वाले का भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ के वन की जगह के टू आ जाएगा। अगर ये गैस टू के लिए चेक करोगे तो टी हाफ की वैल्यू वहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा एल एन टू बाई के टू। के वन और के टू अंतर है, अदरवाइज टाइम के साथ तो इंडिपेंडेंट है। दूसरे सवाल में लिखा है द रेट इन विच इनिशियली मॉलिक्यूल्स विल कम आउट इन गैस वन एज कंपेयर टू गैस टू will be greater in gas 2 if initial number of molecules are same। तो बस दोनों का रेट लिखना था, तो पहले वाला तो अपना ln of n नॉट बाई एन एस के वन टी आया है, दूसरे वाले के लिए भी यही एक्सप्रेशन लिख लो। तो गैस वन के लिए हम लोगों ने लिखा है ln of n नॉट बाई एन इज इक्वल टू के वन टी, और अगर इसी चीज़ को गैस टू के लिए लिखेंगे तो आएगा ln of n नॉट बाई एन इज इक्वल टू के टू टी। तो गैस टू के लिए जो के टू दे रखा है वो कितना है 6.93 इंटू 10⁻⁻5। K1 की वैल्यू 6.93 इंटू 10⁻⁻3 था, और K2 की वैल्यू 6.93 इंटू 10⁻⁻5 था। तो रेट एट विच इनिशियली मॉलिक्यूल्स विल कम आउट इन गैस 1 एज कंपेयर टू गैस 2 विल, तो देखो गैस 2 के लिए K2 की वैल्यू स्मॉलर है, तो उसका मतलब गैस 2 का जो इफ्यूजन रेट है वो स्लोअर देन गैस 1 है, तो टू स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो ध्यान से लिखते चल रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, थर्ड स्टेटमेंट देखो the time required for the moles to get reduced from 1 to 0.8 in gas 1 is 2 and 1.6 in gas 2 will be same। तो दोनों के टाइम निकालने हैं आपको, तो पहले वाले गैस के लिए टाइम सॉल्व करो। तो पहले वाले गैस के लिए अगर T1 लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा 1/6.93 इंटू 10⁻³ इंटू ln ऑफ 0.8 1/0.8, ये आ जाएगा 10/8 एक वैल्यू। और दूसरे वाले के लिए T2 लिखेंगे तो आ जाएगा 1.6.93 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ln ऑफ, ये वैल्यू आ जाएगी 2/16 यानी 20/16 यानी 10/80 आ जाएगा। तो दोनों टाइम अलग अलग है, ये भी फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी आपके लिए फॉल्स हो गया, समझ में आया? टाइम निकाल के देख लो वैल्यू पुट करके। और चौथे ऑप्शन में लिखा है फॉर द टू गैसेस मोल्स रिमेनिंग ऑन द कंटेनर आफ्टर सेम टाइम इंटरवल विल बी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन।
तो वो समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही बताया हर बार आधा होने में टाइम सेव लग रहा है। तो ऊपर वाले सवाल से देख लो तो समझ में आ जाएगा, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, तो ये जीपी हो गया, तो उसका मतलब 4 जो है वो ट्रू हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लो, तो इट्स गिवन TFFT, मतलब आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 में तो सिर्फ रेशियो लिखना है, तो URMS इज टू U एवरेज इज टू U मोस्ट प्रोबेबल लिखना है। तो ये वैल्यू कितनी आती है, √3 इज टू √8/π इज टू √2 आता है। आपको 1 के टर्म में लाना है तो √3 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 इज टू √8/3π इज टू √2/3 निकालो। ये सॉल्व होके 1 इज टू 0.92, 1 इज टू 0.816 आना चाहिए। चेक कर लीजिएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा था आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, ये भी फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे। तो अगर हम आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, ये आएगा √3R T1/2, और आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे अगर हम, तो ये आएगा √3RT2/28। अब उसने बोला हुआ है आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज √7 टाइम्स ऑफ आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका √7 टाइम्स इसके इक्वल कर दो। √3RT1/2 इज इक्वल टू √7 इंटू √3RT2/28। तो इसको लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √3RT2/4। ठीक है, तो √3R और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से T2 की वैल्यू 2 टाइम्स T1 आ जाएगी। तो उसका मतलब टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखो। 41 में सीधे आपको z इज इक्वल टू 1 प्लस PV/RT का एक्सप्रेशन दे रखा था। कोई भी एक z और एक b पुट करो तो B/RT की वैल्यू आ जाएगी। और 42 में कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, मोलर वॉल्यूम पूछा है। तो बस रियल गैस इक्वेशन लगाओ, PVM इक्वल टू ZRT, वहाँ से सॉल्व करोगे तो मोलर वॉल्यूम 0.65 लीटर्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है द वैल्यू ऑफ वाटर वॉल कांस्टेंट A इज लार्जर फॉर अमोनिया देन नाइट्रोजन। तो लार्जर देन अमोनिया फॉर नाइट्रोजन, क्योंकि अमोनिया के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, और उसके लिए हम कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लिख देते हैं, हो सकता है वही टर्म लिखा हो। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनिया, ये इसका आंसर होता है। एक्चुअली में अमोनिया जो होता है, सो याद कर लो, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो वॉन डेर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और जो नाइट्रोजन है इसमें वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अमोनिया ग्रेटर देन नाइट्रोजन हो जाता है, तो उसका आंसर हम लोग ए लिख देंगे। तो जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं वो आसानी से लिक्विफाई होती है। ये करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देख लो। बस 49 तो पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। 49 में अगर हम हाई प्रेशर लेते हैं, तो हाई प्रेशर पे Z की वैल्यू आती है 1 प्लस PV/RT। ये इसी को सॉल्व करके लिखोगे तो PVM इक्वल टू RT प्लस PV आएगा। तो P आ जाएगा, Z ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, और रिपल्सिव फोर्सेज आ जाएंगे। लो प्रेशर पे देखेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेज डोमिनेट करते हैं, Z लेस देन 1 होता है, और PVM इक्वल टू RT माइनस A/VM आ जाएगा। नाइट्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस टू एटमॉस्फेयर, मतलब लो प्रेशर वाला रीजन हुआ, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज और PVM इक्वल टू RT माइनस A/VM आया। 1 मोल हाइड्रोजन लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस 10 एटमॉस्फेयर पे, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव डेविएशन होता है हमेशा। तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव डेविएशन है, तो उसके केस में P, R और T आ जाएगा। तो हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बस आंसर्स मार्क कर लो। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में हमेशा पॉजिटिव डेविएशन आता है, नाइट्रोजन के केस में लो प्रेशर पे नेगेटिव डेविएशन, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देख लो। 50 में आपको हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रखा है। 4 गैसेस दे रखी है, चारों गैसेस के लिए अलग अलग ए और बी की वैल्यू दे रखी है। आपको बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। ये तो आप आसानी से बता सकते हो।
हाइड्रोजन के लिए उसके बाद क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल्स टेम्परेचर का रिलेशन चेक करना है, मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर मिनिमम बॉयल्स टेम्परेचर। तो सब फॉर्मूले हैं, फटाफट लगाते जाओ और सॉल्व करते जाओ पहले। देखो जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होंगे, मतलब जिसके लिए वैल्यू ऑफ ए सबसे ज़्यादा आएगी, उसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जिसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ ए होगा उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का मैक्सिमम और हीलियम के लिए मिनिमम, दो ऑप्शन तो ये सेट हो गए। क्रिटिकल टेम्परेचर लेस देन बॉइलिंग बॉयल्स टेम्परेचर सबके लिए होता है, क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर ए बाई आर भी होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर 8 आर भी होता है, तो आर ऑप्शन सब में ही फिट कर देना है। अब एस और टी के लिए आपसे पूछा मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर मिनिमम बॉयल्स टेम्परेचर, तो आपको ए और पी की वैल्यू दे रखी है, पुट करके ए बाई आर बी की वैल्यू चेक कर लो, और क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए 8.27 आर बी चेक कर लेना। बेसिकली एक कोई निकाल लो जिसके लिए मिनिमम क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, उसी के लिए मिनिमम बॉयल्स टेम्परेचर भी आएगा। और तो अगर ध्यान से देखोगे तो हीलियम के लिए आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑफ ए बहुत कम है, और ऑल्दो बी भी बहुत कम है, बट वो रेशियो से ही निकाल के पता चलेगा, ऐसे डायरेक्ट प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। सॉल्व करिए और चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्वेश्चन करेक्ट कर लो। इट इज 4:1 molar ratio of helium and CH4 is contained in a vessel at 20 bar pressure. Due to a hole in a vessel, the gaseous mixture leaks out. What is the fraction of mixture refusing out initially? तो ये रेट ऑफ हीलियम बाई CH4 लिखेंगे, तो ये रूट ऑफ M2/M1 इंटू P1/P2 कर देंगे, तो 4/1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये वैल्यू 8:1 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में करेक्शन कर लो, इट शुड बी 4:1 मोलर रेशियो। क्वेश्चन नंबर 56 में भी करेक्शन कर लो। कैलकुलेट आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैविंग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 10 किलो जूल पर मोल। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल होती है 3/2 RT, ये वैल्यू अपने को 10 दे रखी है, और आरएमएस स्पीड होती है √3 RT/m। यहाँ से 3 RT की वैल्यू लिख लो 20 इंटू 10⁻3, और मोलर मास लिखेंगे ऑक्सीजन का तो 32 इंटू 10⁻−3। उसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा √20/32 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करके बताइए कितना है। और 56 में इसको 1 किलो जूल पर मोल कर लो, 10 नहीं है, मेक इट 1 किलो जूल पर मोल। 1 किलो जूल पर मोल करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 250 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो सही है, ये 2 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 250 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 57 लिखा, 1 mole of gas occupies 0.5 liter at 27 degree Celsius. The compressibility factor of gas at this temperature is 0.8. B is given. What is the value of van der Waals constant A? तो 57 सॉल्व करना है अपने को। तो 57 में देखो z इज इक्वल टू 1 प्लस b माइनस a बाई RT इंटू वी एम लिख लो। आगे वाली हायर पावर तो निगलेक्ट कर दो, हम लोग इसको van der Waals इक्वेशन है b स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब बाई वी एम क्यूब ऐसे करके लिखते हैं इसको आगे इन्फिनिटी तक, बट हायर पावर्स को आप निगलेक्ट कर दो। तो हायर पावर्स को निगलेक्ट करके वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, तो ए की वैल्यू आपकी 3.36 आ जाएगी। ठीक है, 59 क्वेश्चन में देखो आप डेंसिटी दे रखी है आपको एनटीपी पे, तो एक मोल गैस के लिए एवरेज मोलर मास अपॉन 22.4 को 1.25 के इक्वल करो पहले, यहाँ से एवरेज मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसके बाद अज्यूम कर लो कि हमारे पास जो मोलर रेशियो ऑफ CH4:2 SO2 है वो x:1 है। CH4 और SO2 का मोल रेशियो x:1 मान लो। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगा के x निकाल लो, x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, तो मोलर रेशियो CH4 और SO2 3:1 हो गया। जो मोल्स का रेशियो होता है वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है, और एटीपी पे प्रेशर 1 atm मानेंगे तो प्रेशर 0.75 atm हो जाएगा। ठीक है,